नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को अब डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब मीटिंग्स के दौर की शुरुआत हो चुकी है और बताया यह जा रहा है कि सुनेत्रा पवार से कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की है और उनके नाम का प्रस्ताव आगे लाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है अजीत पवार की मौत के बाद, इस पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है? क्या सुनेत्रा पवार अब महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम होंगी? देखिए, राजनीति कितनी क्रूर चीज है। चिता की आग ठंड भी नहीं हुई थी और एनसीपी के अंदर मीटिंग्स की शुरुआत हो गई। छगन भुजबल किसी से मिल रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल किसी से मिल रहे हैं, रणनीति तय हो रही है। बड़ा सवाल यह था कि भाई एनसीपी क्या करेगी, सरकार के साथ रहेगी, जाएगी, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन राजनीति में पावर वो बहुत बड़ा चुंबक का काम करता है और यही अब देखने को मिल रहा है। तो पार्टी कौन चलाएगा, उसी के कद का व्यक्ति होना चाहिए, वैसा ही व्यक्ति होना चाहिए जिसके रिश्ते हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बेहतर हो, सौम्य हो, एक्सपीरियंस्ड हो और पार्टी को एकजुट रख सके। तो नेचुरल जो चॉइस जो सामने बनकर के आया वो प्रफुल्ल पटेल का आया, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं वो, एक्सपीरियंस भी है, बड़े बड़े मंत्रालयों का केंद्र के अंदर उन्होंने पदभार भी संभाला है, कैसे काम होता है वो जानते हैं। और पार्टी को एकजुट रखने के लिए ऐसा ही कोई कद का व्यक्ति चाहिए था और वो प्रफुल्ल पटेल का नाम इसलिए सबसे आगे चल रहा है। और परिवार के साथ भी और अजीत दादा के साथ भी उनकी बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग थी, तो ये नाम ऑटोमेटिकली आना था। लेकिन सत्ता किसके पास हो, तो पारिवारिक पार्टी की एक सो कह सकते हैं कि एक क्वालिटी होती है कि सत्ता वो परिवार के बाहर नहीं जाता। और इसलिए जो नाम सामने आ रहा है वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का जो है नाम सबसे आगे चल रहा है कि वो डिप्टी सीएम होंगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये कयास लगा रहे थे कि आगे क्या होगा, एनसीपी का मर्ज होगा तो क्या सत्ता वो छोड़ देंगे, अपोजिशन में चले जाएंगे। कई तरह के उसको कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो चल रही थी। बात ये भी चल रहा था कि क्या शरद पवार की बेटी जब सब कुछ मिल जाए तो वो डिप्टी सीएम बने। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब इन कयासों के ऊपर एक विराम सा लग रहा है कि जो खबरें आ रही है महाराष्ट्र से उससे ये साफ साफ दिख रहा है कि जो एनसीपी जो छोड़ के गए हैं अजीत दादा, उसमें जो संगठन और सरकार में जो कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो दो व्यक्ति के कंधे पे आ गया। एक सुनेत्रा पवार जो सरकार में शामिल होने जा रही हैं और वो डिप्टी सीएम बनेंगी और पार्टी का पूरा जो कार्यभार जो है वो अब प्रफुल्ल पटेल जो है वो लगाएंगे। तो ये जो है सुनेत्रा पवार जो फिलहाल तो वैसे राज्यसभा सांसद है और हालांकि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि अजीत पवार कभी इस तरह से सिचुएशंस में फंसेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरी बागडोर अजीत पवार के कंधों में थी। किसी ने कल्पना नहीं किया था और ना ही इस पर कभी विचार हुआ कि अजीत पवार के बाद दूसरा कौन। लेकिन हालांकि वो उनकी पत्नी है और कार्यकर्ता समर्थक भी चाहते हैं कि नहीं उनकी पत्नी अब पार्टी को संभाले। लेकिन क्या सर डिप्टी सीएम को लेकर, क्योंकि आपने शुरुआत में ये कहा कि राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है, उधर शरद पवार की बेटी भी मौजूद है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब कुर्सी को लेकर भी लड़ाई देखने को मिलेगी? क्योंकि अब रेस है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन संभालेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, अब किसके हाथ में कमान होगी और अब पार्टी के मर्जिंग की भी बात चल रही है। देखिए, पार्टी के मर्ज की बात तो वो पहले से भी चल रही थी। जब अजीत पवार थे और चूंकि शरद पवार अब वो शारीरिक रूप से उस तरीके से वो एक्टिव नहीं है और सुप्रिया सोले का वो जो कह सकते हैं कि पर्सोना वो नहीं था, जिसकी वजह से ये और भी बातचीत चल रही थी कि अब एकजुट आ जाना चाहिए, क्योंकि ये शरद पवार
इंडी गठबंधन के साथ रह करके भी वो उनकी बातचीत पे, उनके एजेंडे पे वो उस तरीके से हमेशा किसी न किसी चीज़ के ऊपर वो विरोध करते थे। जैसे पार्लियामेंट को नहीं चलाने देना, तो शरद पवार का बयान आता था कि नहीं, ये तो तरीका ठीक नहीं है। फिर अडानी अंबानी के मसले के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से शरद पवार घर में बुला लेते हैं अडानी जी को, और इस तरह का बयान भी वो बार बार देते हैं कि भाई देखिए, हम लोग भी अडानी अंबानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक लिमिट होता है, एक लक्ष्मण रेखा है, उसको लेकर के हम उसे मेन मुद्दा नहीं बना सकते, और हर चीज़ के लिए अडानी अंबानी को दोष नहीं दे सकते। उनका भी हिंदुस्तान के समाज पे, इकॉनमी पे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और बहुत सारे लोगों का जीवन यापन चलता है इस तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के जरिए। तो आप ही देखिए कि राहुल गांधी की नीतियों, उनके, और कई बार जो वरिष्ठ पत्रकारों से इनफॉर्मली वो बात करते हैं, जो बाद में कुछ दिनों के बाद खबरों में आती, या किसी डिस्कशन में, या किसी तरीके से को बहुत सारे पत्रकार जो है वीडियोस बनाते हैं, तो उनमें वो साफ साफ कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में अब कुछ रहा नहीं। ये उस तरह के फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह हैं कि जिनकी जागीरदारी चली गई, खेत चला गया, शासन प्रशासन सब हाथ से निकल गया, लेकिन अकड़ और सोच जो है वही जो कहते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह है। तो एक खंडहर वो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी को बता चुके हैं। तो शरद पवार भी और उनकी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के साथ वो इतना एडजस्ट के मूड में शुरू से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो राजनीति में जो जीत सकता है, जो सत्ता में आ सकता है, वो जो मैंने कहा कि सत्ता जो है वो राजनीति की चुंबक है, वो जिधर होगा वो उधर सारे लोग जो है उसमें जाएंगे। और इसी आधार पे ये बातचीत चल रही थी कि भाई कब तक आप जो है वो पार्टी टूटी हुई रहेगी, हमारा अलग अलग रहेंगे तो वो शक्ति भी कम नजर आएगी। आप देखिए जिस तरीके का जो विदाई समारोह हुआ, जिस तरह से भीड़ उमड़ी, तो ये राइट टाइम होगा। शरद पवार चूंकि एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि ये सही टाइम होगा कि आप जो है पार्टी को एक और जो है दोनों पार्टी को मर्ज कर दे, और ये फिर उसके बाद जो है बंटवारा हो कि महाराष्ट्र कौन देखेगा, केंद्र में कौन। पहले भी यही बात हो रही थी कि भाई महाराष्ट्र कौन देखेगा। जो अजीत दादा बाहर आए वो इसलिए बाहर आए कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सुप्रिया सुले जी जो है वो केंद्र में, दिल्ली में राजनीति करें, वो अपने हिसाब से जो है कि जो नेशनल जो कंट्रीब्यूशन है एनसीपी का, उसके ऊपर वो कंसंट्रेट करें, उसमें आप हाथ बटाएं। और महाराष्ट्र में क्या होगा, महाराष्ट्र में कौन सत्ता में आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, संगठन का क्या होगा। शुरू से हमने देखा कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की राजनीति को समझती भी हैं, करती भी आई हैं। कई बार उन्होंने पार्लियामेंट में लोकल मुद्दे को उठाए, कई वो पार्लियामेंट कमेटी की मेंबर भी है, तो ऐसे में नो डाउट फिट बैठ रही है। और अजीत पवार के जाने के बाद उनकी पत्नी को ही डिप्टी सीएम बनाना, उससे अच्छा कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता सर। लेकिन बाकी के दलों की बात करें, क्योंकि एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी का, एकनाथ शिंदे का, उन लोगों की पार्टियों में क्या कुछ चल रहा है, एनसीपी का आगे क्या होगा उसको लेकर, क्योंकि उनके एंगल से भी इस राजनीति को समझना जरूरी है। देखिए अभी जो महाराष्ट्र में जो संख्या है, इट ऑल कम्स डाउन टू नंबर्स, कि जिस तरह से असेंबली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, और जिस हिसाब से शिंदे साहब भी और एनसीपी, अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, वो सब संगठित थे, तो ऐसा कुछ लोगों ने कयास लगाया, और इस तरह की चीज़ें भी सामने आई कि कहीं अब अलग हो जाए, अजीत दादा नहीं रहे, पार्टी मर्ज हो जाए, शरद पवार जो है वो ये बीजेपी को छोड़ के अपोजिशन में चले जाए, तो फिर शिंदे साहब की बार्गेनिंग कैपेसिटी, जैसे अभी देखिए मेयर के लिए इतना बवाल है ना, फिर उसमें बाद में मालूम चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल फुट डाउन कर दिया कि नहीं, इसमें मुंबई में जो है मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन अगर एनसीपी नहीं होती, एनसीपी अजीत पवार की अगर इस गठबंधन में नहीं होती, सरकार में नहीं होती, तो शिंदे साहब ब्लैकमेल कर लिए होते, उनकी स्थिति जो है वो मजबूत हो जाती। तो कई सारे लोगों ने, कई आर्टिकल्स भी एक दिन के अंदर में बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ गए कि भाई शिंदे की पावर जो है बढ़ गई है, बार्गेनिंग। वो इस आधार पे था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई एनसीपी इस सरकार को छोड़ के वो, लेकिन राजनीति है, सत्ता चंबुक है, और इसलिए ये जो डिप्टी सीएम की बात जो आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी वो बेहतर हो रही है, एनसीपी के लिए भी बेहतर है कि वो सत्ता के अंदर है, और जो इसमें जो
थ्योरी जो दी जा रही थी, तो उसमें मुझे लगता है कि एक इक्विलिब्रियम उनके जाने से सत्ता के मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो उसमें प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, सुनेत्रा पवार को जो है वो बहुत ज़्यादा वो अपने आप को साबित भी करना होगा कि आप ऐसे व्यक्ति की कुर्सी पे आप जा रही हैं कि जहां आपने देखा कि जिनका एक अलग तरीके का एक फॉलोइंग था, तो ये तो कष्ट है ही, पारिवारिक तो चुनौतियां काफी ज्यादा उनके लिए बड़ी होंगी। परिवार के लिए नुकसान तो हुआ ही है, पार्टी के लिए भी नुकसान हुआ है। बेटे को क्या आगे किया जा सकता है, क्योंकि पार्थ पवार पर ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। अभी उम्र के लिहाज से देखें तो शरद पवार के बाद अगर पूरी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा है तो सुनेत्रा पवार ही आती है। तो ऐसे में क्या बेटे को लेकर भी सोच विचार किया जा सकता है? मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार का नाम इसलिए आगे लिया गया क्योंकि वो दे आर नॉट रेडी येट। अब ऐसा हो सकता है कि 3-4 साल वो जमीन पे उतर के ये लोग जो है ढंग से अपने आप को साबित करे, तो मे बी वन डे दे कैन रन द पार्टी। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना एनसीपी के लोगों के लिए, ना बीजेपी के लिए, ना वहाँ महाराष्ट्र की जनता के लिए। तो मुझे लग रहा है कि विल हैव टू वेट, अपने आप को उनको जो है उनको कुछ मौका भी देना चाहिए कि आप जो है पिता की जगह को जो है आप कैसे उसको पूरा करते हैं, वो एक आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में क्योंकि चिंताएं बहुत सारी हैं और चर्चाएं भी बहुत सारी हैं, क्योंकि सोच से परे था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा, अजित पवार की मौत हो जाएगी और मौत होने के बाद अब तो चर्चा होगी ही कि पार्टी का क्या होगा, क्योंकि अजित पवार पार्टी को संभालते थे, डिप्टी सीएम के पद में थे, अच्छा काम कर रहे थे, पार्टी में उनकी पकड़ थी, कार्यकर्ताओं में पकड़ थी, सारे फैसले वो खुद लेते थे। लेकिन अब अगला फैसला किसके हाथ में जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लगातार मीटिंग्स चल रही है, बताया जा रहा है कि अब अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ही महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम होंगी। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।